वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 की हम यूनिट वाइज रिवीजन कर रहे थे। आज की जो यूनिट होगी हमारी वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये केवल एक रिवीजन सीरीज है, तो इसमें डिटेल से हम स्टडी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बस केवल क्या है इसका एक ओवरव्यू, क्योंकि डिटेल से स्टडी मतलब कि बहुत सारी वीडियोज़ में, एक अगर यूनिट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी वीडियोज़, ये केवल एक रिवीजन वीडियो रहेगी आपकी। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मतलब क्या है कि स्टैट को डिफाइन किया जा सकता है किसके अध्ययन से? कलेक्शन करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा। मतलब कि मेनली सारा काम यहाँ पर किसका है? डाटा का। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ए मैथमेटिकल टूल। ये क्या है कि मैथमेटिकल टूल है। डेट इज़ यूज टू कलेक्ट एंड समराइज डाटा। मतलब कि जो डाटा को कलेक्ट करना और उस डाटा का समरी निकालना, उससे रिलेट करता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज ए मेथड ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू गेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा अवेलेबल टू ए कंपनी। मतलब कंपनी के पास जितना भी डाटा अवेलेबल है उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना, जो बिजनेस के यूज़ के लिए है। अलग अलग टेक्निक, वेरियस टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैट आर अप्लाइड टू गेन इनसाइट्स दैट हेल्प टू मेक बेटर डिसीजन। मतलब कि अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग रूल्स अप्लाई किए जाते हैं स्टैट के, ताकि जो बिजनेस के इनसाइट मैटर हैं उनको ढूंढा जा सके। ठीक है, और उनसे गेन प्राप्त किया जा सके, लाभ मिले किसमें? बेटर डिसीजन लेने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाटा कलेक्शन की। डाटा कलेक्शन क्या है? कि डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है किसकी? भाई, कलेक्टिंग और इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू फाइंड आंसर्स टू रिसर्च प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चंस, इवेलुएट आउटकम्स एंड फोरकास्ट ट्रेंड्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, डाटा इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना अलग अलग सोर्सेज की, ताकि उनसे जुड़ी जो रिसर्च प्रॉब्लम हैं, कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देने, और इवेलुएट आउटकम्स, क्या आउटकम्स हमारे को निकल के सामने आ रहे हैं, और फोरकास्ट करना, मतलब कि उनके बारे में एक अंदाज़ा लगाना, ट्रेंड है जो हो बिजनेस के डाटा का वो किस दिशा में बढ़ रहा है, और प्रोबेबिलिटीज़ का। इन सभी के बारे में जो समूह है ना, हम सभी की जानकारी, वही क्या है? डाटा कलेक्शन कहलाता है। मेथड कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल डाटा से रिलेट करता है, जो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स और थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द रिस्पोंडेंट। मतलब कि जो सोर्स से सीधा डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो प्राप्त किया जाता है ना, वो होता है आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन। एग्जाम्पल्स जैसे सर्वे होते हैं, ठीक है, सर्वेज के अंदर डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट किया जाता है। क्वेश्चनरीज होते हैं, उसमें डायरेक्ट किया जाता है। इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे ना आपके प्राइमरी डाटा के उदाहरण हैं, सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा। जो हमारे पास एट प्रेजेंट जो डाटा है उसका यूज़ करना, कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया, उसका यूज़ करना। किस पर्पज़ के लिए? फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटेंट। मतलब कि उसने किसी और वजह से यूज़ किया था डाटा, और हम किसी और वजह के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। रिसर्चर्स एनालाइज, मतलब बहुत सारे रिसर्चर ने उसको एनालाइज किया डाटा को। इंटरप्रेट दिस डाटा टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि किसी के द्वारा डाटा को पहले से इकट्ठा किया गया, फिर हम उसको अपनी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे पब्लिश सोर्सेज हैं, कि बहुत सारे रिसर्चर्स द्वारा क्या किया जाता है? डाटा को पब्लिश किया जाता है। उन वो सोर्स है, उनसे हम डाटा को अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन डाटाबेस हमें मिल जाता है, पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा है। पास्ट रिसर्च स्टडी, पहले की कोई रिसर्च स्टडी है वो डाटा है, तो ये सेकेंडरी डाटा। ठीक है, फिर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल एक मिड वैल्यू जिसको आप नॉर्मल भाषा में यूज़ कर सकते हो। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो रेफर्ड टू एज मेजर ऑफ सेंटर और सेंट्रल लोकेशन। मतलब कि एक बीच की वैल्यू, ठीक है, इज ए समरी मेजर दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ए होल सेट ऑफ डाटा विद ए सिंगल। मतलब पूरा डाटा का जो सेट है ना, उसको एक सिंगल यूनिट के रूप में दर्शाया जा सके। सिंगल वैल्यू डेट रिप्रेजेंट द मिडल और सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पूरा डाटा है और उसकी कोई मिड वैल्यू निकालना, वही आपका मेनली क्या कहलाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। इसके टाइप्स हैं, जैसे पहला है मोड। आपने पढ़ा भी होगा कि मोड क्या होता है, कि जो डाटा गिवन है, जो मोस्ट कई सबसे ज़्यादा बार जो डाटा आ रहा है ना,
वही आपका मोड कहलाता है। द मोड इज द मोस्ट कॉमनली ओकरिंग वैल्यू है इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सबसे ज़्यादा, एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ओक्योर होने वाला डाटा होता है ना, वही मोड होता है। मीडियन, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द वैल्यूज़ आर अरेंज इन असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम वैल्यूज़ को सेट करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जो मिडल आपका जो टर्म है, मिडल वैल्यू जो है आपकी, वही आपकी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। नेक्स्ट है मीन। द मीन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटाबेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि है कि द मीन इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का जो सम इन डाटाबेस और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज आल्सो नोन एज द अर्थमेटिक एवरेज। मतलब कि बहुत सारे डाटा हैं, मान लो आपके पास 10 डाटा हैं, उन सभी को आप ऐड करना, उन सभी को नीचे डिवाइड कर देना 10 से, वो आपकी मीन निकल जाती है। इसको अर्थमेटिक मीन भी, अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन इज ए न्यूमेरिकल एवरेज। न्यूमेरिकल एवरेज होती है कैलकुलेटेड, किस तरह कैलकुलेट की जाती है, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एंट्रीज इन दिस सीरीज। किसी सीरीज में जो ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड किया जाता है, किसको, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर इन द सीरीज। प्रत्येक नंबर का जो रेसिप्रोकल है, जैसे 10 है तो 1/10, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर देना। हार्मोनिक मीन कहलाती है आपकी ये। फिर आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज़ द एवरेज वैल्यू, ये भी एवरेज वैल्यू है या फिर मीन है, विच सिग्निफाइज द सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है, ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज़। सभी की जो प्रोडक्ट है वैल्यूज़ का, उन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करके उनसे सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जाती है ज्योमेट्रिक मीन में। फिर आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्कैटरिंग ऑफ डाटा। स्कैटरिंग मतलब कि डाटा का जो बिखराव है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए। दीज आर द नंबर डैट शो द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डाटा स्प्रेड अक्रॉस वेरियस पैरामीटर। अलग अलग पैरामीटर्स में जो डाटा का बिखराव है ना, उसको शो करना मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब यही है यहाँ पर कि डाटा जो है वो अलग अलग फैला हुआ है, उसको ही पता करना। डिस्पर्सन इन स्टैट इज़ ए वे टू डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द डाटा इज अराउंड एन एवरेज वैल्यू। मतलब कि कोई एवरेज वैल्यू है, मान के चलिए जैसे कि 10 है, उस 10 के आसपास, ठीक है, जो डाटा है वो किस तरह से स्प्रेड आउट है या स्कैटर्ड है, उसी को मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है। टाइप्स क्या है भाई इसके, जैसे एक तो आता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। द measures of dispersion that are measured and expressed in unit of data themselves। डाटा के अंदर ही जो एक्सप्रेस किया जा सके उसको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहा जाएगा। सम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जैसे कुछ एक एब्सोल्यूट मेजर्स जो है ना डिस्पर्सन के, वो कौन कौन से हैं। रेंज क्या था, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस है वही आपका रेंज कहलाता है। मतलब कि 1 से लेकर, जैसे कि डाटा हमारे पास 2, 5, 7, 8, ठीक है एग्जाम्पल, तो 8 का और 2 का डिफरेंस जो 6 है वही आपका एक तरह से रेंज कहलाता है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज एंड देयर मीन। मीन डेविएशन क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन डिफरेंस है ये किसमें, वैल्यू बिटवीन द वैल्यूज एंड देयर मीन, मतलब कि उनकी मीन का और उनकी जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस है। फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटी के नाम से आप जानते हैं इसको। इट इज़ द स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज का स्क्वायर रूट है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। मीन के अंदर से जो आपने निकाला है, ठीक है, मीन के अंदर जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसका आपका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। वेरिएंस इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। ये एवरेज है किसकी, स्क्वायर डेविएशन की, फ्रॉम द मीन ऑफ द गिवन डाटा। एक गिवन डाटा का जो सेट है उसमें से मीन निकाला और उसका जो स्क्वायर डेविएशन है वही आपका, उसकी सभी की एवरेज आपकी वेरिएंस कहलाती है। क्वार्टाइल डेविएशन इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। पहला या थर्ड क्वार्टाइल और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है ना, उनका क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का जो हाफ डिफरेंस है ना, इन दोनों का हाफ डिफरेंस, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। फिर आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टर 3 एंड लोअर क्वार्टर 1। अपर क्वार्टर 3 का जो अपर है और लोअर जो क्वार्टर 1 का, उनका डिफरेंस क्वार्टल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टल रेंज। इट्स फॉर्मूला जो है आपका, इट्स फॉर्मूला इज गिवन क्वार्टल 3 माइनस क्वार्टल 1। सिंपल से है ये। फिर आता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स। वी यूज़ रिलेटिव, अभी तक हमने एब्सोल्यूट देखा, अब आता है रिलेटिव।
वी यूज़ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन टू मेजर द टू क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट यूनिट्स टू गेट ए बेटर आइडिया अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ डाटा। दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट को हम इसमें देखते हैं एक बेटर आइडिया लगाने के लिए, किसका, डाटा का जो स्कैटर हो रहा है ना उसका पता लगाने के लिए आता है रिलेटिव। अब इसमें देखते हैं सम ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, मतलब कि हाईएस्ट, ठीक है, और जो लोएस्ट वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस के जो रेशियो है ना उनमें इसको सेट किया जाता है। वैल्यू इन डाटा सेट टू द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो के रूप में आता है टू द मीन ऑफ द डाटा सेट, एक डाटा सेट के मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियो में। वी यूज़ परसेंटेज टू एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इट इज़ यूज एज द रेशियो, सारे ये रेशियो वाले हैं, ऑफ द मीन डेविएशन टू द वैल्यू ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाटा सेट, मतलब किसी डाटा की जो मीन वैल्यू है उसका जो आपका डेविएशन है उसके एवरेज के रूप में। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब कि थर्ड और फर्स्ट के सम और उनका जो डिफरेंस है उन दोनों के रेशियो के रूप में इसको आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को शो करते हैं। फिर आता है इंडेक्स नंबर आपका, एन इंडेक्स नंबर इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, एक रिलेटेड वेरिएबल्स जो हैं उसमें किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इंडेक्स नंबर आपको शो करता है। इट रिप्रेजेंट द जनरल ट्रेंड, एक ट्रेंड, ठीक है, एक ट्रेंड को शो करता है साधारण, ऑफ डाइवर्जिंग रेशियोज, अलग अलग रेशियो का, फ्रॉम विच इट इज़ कैलकुलेटेड, मतलब कि जहाँ से वो डाटा कैलकुलेट किया गया है और उस डाटा का जो ट्रेंड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। इट इज़ ए मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन, दो अलग अलग जो सिचुएशन है ना, दो अलग अलग सिचुएशन, उन दोनों सिचुएशन के जो एवरेज चेंज है ना उसके रूप में इंडेक्स नंबर को शो किया जाता है। इसकी खासियत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर, स्पेशलाइज्ड एवरेज होती हैं, एक्सप्रेस इन परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। मेजर द चेंज दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, ऐसे चेंजेस को ये मेज़र करता है जिसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। अब आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी फॉर एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आर स्टडी टू नो द रिलेटिव चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर एनी 2 ईयर्स कंपेयर्ड, 2 साल की, मतलब किसी भी 2 साल की प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेज होता है रिलेटिव, उनकी स्टडी इंडेक्स नंबर करता है। देयर आर 2 सेट्स विच आर यूज टू टेस्ट द एडिक्वेसी फॉर एन इंडेक्स नंबर, 2 टेस्ट होते हैं और वो 2 टेस्ट कौन से, एक तो टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल में मेनली क्या होता है, दिस टेस्ट मेंटेन टाइम कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब कि टाइम से रिलेटेड जो डाटा चेंज हो रहा है ना वही इसमें टाइम रिहर्सल टेस्ट में होगा। और जो आपका नेक्स्ट है फैक्टर रिहर्सल, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दोनों का जो प्रोडक्ट है फ्रॉम द बेस ईयर से टू द करंट ईयर शुड बी इक्वल टू द वैल्यू रेशियो, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का किसके अकॉर्डिंग, फ्रॉम द बेस ईयर टू द करंट ईयर, मतलब बेस ईयर का करंट ईयर से, ठीक है, शुड बी इक्वल, दोनों का इक्वल होना चाहिए टू द ट्रू वैल्यू रेशियो, ये आपका फैक्टर रिहर्सल टेस्ट है। टाइम सीरीज क्या होती है, टाइम सीरीज एनालाइजेज ए स्पेसिफिक वे ऑफ एनालाइजिंग ए सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स कलेक्टेड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, ठीक है, एक समय के दौरान टाइम सीरीज एनालिसिस स्पेसिफिक वे, एक खास तरह का तरीका है डाटा को एनालाइज करने का, डाटा के सीक्वेंस को एनालाइज का, ऑफ डाटा पॉइंट्स कलेक्टेड ओवर एन इंटरवल, ठीक है, एक इंटरवल के दौरान डाटा जो सेलेक्ट इकट्ठा किया गया है उसको एनालाइज करने का। इन टाइम सीरीज एनालिसिस एनालिस्ट रिकॉर्ड डाटा पॉइंट एट कंसिस्टेंट इंटरवल, मतलब कि एक इंटरवल के बाद डाटा को रिकॉर्ड किया फिर अगले इंटरवल के, ठीक है, ओवर ए सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक छोटा पीरियड हुआ फिर उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा, इस तरह से वो टाइम सीरीज़ को आपको शो करता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे ना आप ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल आप यूज़ देखते हो, वेदर डाटा जो है आपका टाइम सीरीज़ पे है, रेनफॉल बारिश जो आती है उसको मापते हैं, टेम्परेचर रीडिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्रेन मॉनिटरिंग, क्वार्टरली सेल, स्टॉक प्राइसेस, ये सारे ना आपके एग्जाम्पल हैं टाइम सीरीज़ के, ठीक है, मतलब कि इसमें एक इंटरवल डाटा, टाइम इंटरवल का आप यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है डीकम्पोजिशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल और टास्क इन विच, एक स्टैट की टास्क है ये, इन विच द टाइम सीरीज, जो टाइम सीरीज का डाटा है उसको डिकम्पोज किया जाता है अलग अलग सेवरल कंपोनेंट में, और एक्सट्रैक्टिंग सीजनलिटी ट्रेंड फ्रॉम ए सीरीज डाटा, ठीक है, उसको अलग अलग ट्रेंड में, मतलब टाइम सीरीज के डाटा को अलग अलग सीरीज में आपको तोड़ देना डिकम्पोजिशन आपका कहलाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेंड,
कौन कौन से डिटर्मिनेंट है? एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज किसी वेरिएबल में ओवरिंग ऑक्योरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स गिवन एज ट्रेंड, मतलब कि चेंज हो जाना, मतलब कि कोई वेरिएबल है वो क्योर हो रहा है और उसमें डिक्रीज हो जाना या फिर आपका उसमें इंक्रीज हो जाना एक सेवरल ईयर्स गिव्स ए ट्रेंड, वो आपको ट्रेंड शो करता है। अब ट्रेंड के टाइप्स में देख लेते हैं। सेकुलर ट्रेंड क्या होते हैं? सेकुलर ट्रेंड इज दैट कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज, टाइम सीरीज का वो कंपोनेंट है विच गिव द जनरल टेंडेंसी, सामान्य टेंडेंसी आपकी शो करता है ऑफ द डाटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक की जो टेंडेंसी है डाटा की वो शो करता है। इट इज स्मूथ रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ ए सीरीज, ऐसे मतलब कि इस तरह से आप इसको एक तरह मान सकते हैं कि इस तरह, मतलब कि डाटा की टेंडेंसी क्या है लंबे समय तक, वो सेकुलर ट्रेंड है आपका। सीजनल वेरिएशन, ये सीजनल वेरिएशन जो है आपका रिप्रेजेंट सीजनल चेंजेस, मतलब कि सीजनल चेंजेस में डाटा किस तरह से स्कैटर हो रहा है, ठीक है, जैसे कुछ समय ये रहा, फिर एक सीज़न के बाद इस तरह से हो गया, ठीक है, फिर मतलब कि इस तरह से ऐसे वो सीजनल वेरिएशन है। साइक्लिक फ्लक्चुएशन, इट कॉरस्पॉन्ड टू पीरियडिकल बट नॉट सीजनल वेरिएशन, पीरियड के हिसाब से होते हैं लेकिन सीजन के हिसाब से नहीं होते। साइक्लिक फ्लक्चुएशन। इरेगुलर वेरिएशन विच आर अदर नॉन रैंडम सोर्स ऑफ वेरिएशन, इरेगुलर हैं जो रैंडमली जो होते हैं ना उनसे अलग होते हैं। फिर आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डेट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल आर लीनियरली रिलेटेड, मतलब कि ये उस एक्सटेंट को शो करता है जिसपे दो वेरिएबल हैं वो आपस में लीनियरली किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उसी को शो करता है आपका कोरिलेशन। ए पॉजिटिव कोरिलेशन, एक सकारात्मक कोरिलेशन मीन दैट बोथ वेरिएबल चेंज इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। नेगेटिव कोरिलेशन मींस दैट वेरिएबल चेंज इन अपोजिट, मतलब दोनों की दिशा जो है ना वो अलग अलग है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इस तरह से आप इसको मान सकते हैं नेगेटिव में। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव अभी बताया है कि वन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें। दो वेरिएबल को अगर हम देखें डाटा के, मतलब कि व्हेन वन इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज, या फिर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो, देन सच ए रिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव में जस्ट इसका उल्टा है कि जब एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़, ठीक है, आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। वन टू वेरिएबल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में वन वन इंक्रीज द अदर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, देन सच ए रिलेशन इज कॉल्ड ए नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आता है लीनियर कोरिलेशन, व्हेन देयर इज ए कांस्टेंट चेंज, लगातार कांस्टेंट चेंज होता है इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल टू ए चेंज इन अनदर, एक वेरिएबल में चेंज होने से, एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरा जो वेरिएबल है उसमें कांस्टेंट चेंज हो रहा है, इट इज़ नोन एज अ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। जैसे मतलब कि एक में 2 से 5 हो गया, फिर अगर दूसरे में 2 की बजाय यहाँ पर क्या हो जाए 5 हो गए, तो ये 2 जैसे 5 चेंज हुआ तो इसमें भी चेंज हो जाए, जैसे 6 हो गया 8 हो गया, ये एक लीनियर कोरिलेशन आपका कहलाता है। फिर आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन देयर इज़ नो कांस्टेंट चेंज, जब कोई भी कांस्टेंट चेंज नहीं होता इन द अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल में चेंज होने से, ठीक है, दूसरे वेरिएबल में कोई भी किसी प्रकार का कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इट इज़ नोन एज ए नॉन लीनियर कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन इम्प्लाइज दैट स्टडी बिटवीन द टू वेरिएबल ओनली, दो वेरिएबल के बीच में केवल स्टडी, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में स्टडी जो है ना वो आपका सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। फिर आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन इम्प्लाइज द स्टडी बिटवीन द टू वेरिएबल कीपिंग देयर अदर वेरिएबल कांस्टेंट, मतलब ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और उनके जो अदर वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट रखते हुए इन दोनों के आपस में स्टडी जो है वो आपकी पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मींस या इम्प्लाइज द स्टडी बिटवीन थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल साइमल्टेनियसली, तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स की आपस में स्टडी है ना मल्टीपल कोरिलेशन कहलाती है। फिर आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, बहुत बड़ा एक तरह से टॉपिक है खुद में ही, लेकिन इसकी कुछ एक बातें हम इसमें पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड इज क्वांटिटेटिव एंड ऑफर्स, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है, एंड ऑफर्स न्यूमेरिकल डाटा, नंबर में इसमें शो किया जाता है टू एस्टैब्लिश द इंटेंसिटी ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई या दो प्रोडक्ट कह सकते हो, उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। सच ए कोफिशिएंट कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज आर के द्वारा इसको शो किया जाता है। अब द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला है ना वो इस तरह से है, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला आपको गिवन है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फिर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल, दो रैंक्ड वेरिएबल की, ठीक है, एसोसिएशन आपस में, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी डायरेक्शन, इट इज बेसिकली गिव द मेजर, ये मेजर देता किसको,
monotonicity of relation between two variables, that how well the relation between two variable could be representing using a monotonic function. The formula of Spearman's rank, मतलब कि दो आपके वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के रिलेशन को आपको शो करना है, उन दोनों का जो एसोसिएशन है उसको शो करना, दोनों की जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की उसको शो करना है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है ये आपका, आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंकरेंट डेविएशन की। कंकरेंट डेविएशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर द कोरिलेशन कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को की जो कैलकुलेशन है उसका स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, ठीक है। यूज़ किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन, क्या निकालने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। दोबारा देखते हैं, कंकरेंट डेविएशन जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट, कोरिलेशन कोफिशिएंट को, किसके बीच में, बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब कि डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसी को केवल इसके अंदर जो है अकाउंट किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चेंज, नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव में, इन दी वेरिएबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। केवल इसकी डायरेक्शन को इसमें शो किया जाता है। फॉर्मूला देख लेते हैं अब इसका ही क्या है, ये आपका कंकरेंट डेविएशन का आपका इसके अंदर फॉर्मूला है। प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर जो होती है ना, इज़ एन एक्सपेक्टेड एरर, ये एक एक्सपेक्टेड एरर है किस मेथड में, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच फैसिलिटेट्स द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ पॉसिबल कोरिलेशन। जो आपकी पॉसिबल कोरिलेशन की अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसको एक तरह से फैसिलिटेट करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर इज़ द अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन, अप्रोक्सीमेट है ये, लगभग स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पल पॉपुलेशन का, ठीक है। दैट स्टैंडर्ड एरर डिस्क्राइब द वेरिएशन डाटा वेरी कर रहा है उसको, बिटवीन द कैलकुलेटेड मीन ऑफ द पॉपुलेशन की जो कैलकुलेटेड मीन है उसका, एंड वन विच इज़ कंसिडर्ड नॉन, और एक जो आपके पास एक्सेप्टेड है या फिर एक्यूरेट है या फिर एक स्टैंडर्ड के रूप में आपके पास अवेलेबल है उसका, और जो दूसरा आपने निकाला है उसका, दोनों का डेविएशन या फिर वेरिएशन आपको शो करता है। रिग्रेशन एनालिसिस, इट मीन्स द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द अननोन वैल्यू, एस्टिमेट करना या प्रेडिक्ट करना किसी अननोन वैल्यू को ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की, फ्रॉम द नॉन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल नॉन है, एक अननोन है, ठीक है। उस नॉन जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको पता करना किसके रिलेशन में, नॉन वाले के। रिग्रेशन एनालिसिस ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आता आपका एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर्मूला इसका ये आप देख सकते हैं। फिर आता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे किसी काम के होने की न्यूमेरिकल संभावना है ना, वही प्रोबेबिलिटी आप उसको कहते हैं। ए प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर डेट रिफ्लेक्ट्स द चांस, किसी काम के होने की संभावना, और लाइकलीहुड डेट ए पार्टिकुलर इवेंट विल ऑक्योर, मतलब कि ये काम पार्टिकुलर इवेंट वो होगा। प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शन डेट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। एंड इसको दे कैन आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज के रूप में भी, 0% to 100%, ना तो माइनस में होती, ठीक है, कभी भी, और ना 1 से ऊपर होती, ठीक है। अप्रोचेज हैं, एक क्लासिकल अप्रोच है इसकी। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ ए सिंपल आउटकम्स, दिस मेथड वुड असाइन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई n टू ईच। क्लासिकल अप्रोच में अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, सिंपल n आउटकम है, तो उसका जो मेथड बनेगा वो है 1/n टू ईच आउटकम। इन अदर वर्ड, ईच का आउटकम इज अज्यूम टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब कि बराबर, मतलब कि किसी में 10 आउटकम हैं तो प्रत्येक की ना 1/10 जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रत्येक की चांस है। फिर आता रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, प्रोबेबिलिटी आर असाइंड ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और हिस्टोरिकल डाटा। ये आपकी हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट के आधार पे क्या है, ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच शो करता है। मतलब कि सिंपल नहीं है, सैम्पल डाटा के नहीं, हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सब्जेक्टिव अप्रोच में, इन दी सब्जेक्टिव अप्रोच वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी एज द डिग्री ऑफ बिलीफ दैट वी होल्ड इन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी काम के होने में, ठीक है, हमारी जो बिलीव करने की डिग्री है ना उसको शो करता है सब्जेक्टिव अप्रोच। दस जजमेंट इज बी यूज टू बेसिस फॉर असाइनिंग प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर जजमेंट का पूरा रोल आ जाता है किसमें, प्रोबेबिलिटी को असाइन करने में। फिर आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपकी है ऑफ एन इवेंट ए ऑक्यूरिंग गिवन दैट इवेंट बी ऑक्योर्स, मतलब कि ए के होने की संभावना कब, जब बी हो रहा है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर, दो इवेंट टुगेदर एक साथ ऑक्योर हो रहे हैं, बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑकरिंग, मतलब कि ए है मान लो, बी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को डिवाइड कर देना किसके, बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ऑकरिंग, पहला इवेंट जो हो रहा है ना उससे डिवाइड कर देना। दस अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल हेल्प यूअर बिजनेस नॉट ओनली मैक्सिमाइज इट्स रिवेन्यू, मतलब कि किसी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को बिजनेस में इस तरह से यूज किया जा सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट में क्या क्योर होने से दूसरे प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इससे आपके बिजनेस को हेल्प लेगी ओनली, नॉट ओनली मैक्सिमाइज इट्स रिवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट, मतलब कि रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा, बट आल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर कैश फ्लो, तो आपका जो बिजनेस का कैश फ्लो है ना उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपका जो डिस्क्राइब करता है ऑल द पॉसिबल वैल्यू, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू और सारी की सारी जो लाइकलीहुड्स हैं डेट ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक, रैंडमली जो डाटा होता है उसमें से उठाया गया, विद इन ए गिवन रेंज, एक गिवन रेंज में, दिस रेंज विल बी बाउंडेड बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और ये जो रेंज होती है ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के बीच में बाउंड होती है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा आपका इसके बीच में लाई करता है। Poisson distribution or the normal distribution, these are two of the most commonly used probability distribution in stat, ये दोनों क्या हैं, commonly used probability distribution है stat के अंदर। पहला है Poisson distribution, ये डिस्क्राइब करता, किसको डिस्क्राइब करता भाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग के सक्सेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, ठीक है, किसी काम के सक्सेस होने की संभावना को शो करता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका शो करता है डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन ए वैल्यू विद इन ए गिवन इंटरवल, किसी एक वैल्यू को आपको शो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका जो था बिजनेस स्टैटिस्टिक की यूनिट थी, हमने इसका ओवरव्यू एक इसका हम कह सकते हैं हमने इसका लिया है, एक रिवीजन के तौर पे हमने इस वीडियो को रीड किया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी वो रहेगी बिजनेस लॉ के ऊपर, रिवाइज ही करेंगे हम, उसका डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, उतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन सभी को, जो आपकी वीडियो हैं वो पीछे की जो वीडियो हैं 8 या 10 यूनिट जो हमने की हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट में, तब तक हैव ए नाइस डे।